आज हमारे सामने दिव्य प्रकाश दुबे के हिंदी उपन्यास इब्ने बतूती से जुड़े कुछ अंश हैं। ये अंश हमें इस किताब की कहानी, उसके किरदारों और इसमें छुपे गहरे मतलबों की एक झलक देते हैं। तो आज का हमारा इरादा है इन स्रोतों की मदद से इस किताब के दिल तक पहुंचना, समझना कि ये पाठकों को क्यों छू रही हैं। बिल्कुल। और ये अंश काफी दिलचस्प इशारे करते हैं ना। हमारा काम है इन इशारों को पकड़ना और देखना कि ये किताब महज एक कहानी से बढ़कर क्यों है। ऐसा क्या खास है इसमें कि ये इतनी चर्चा में आई। चलिए इन स्रोतों के आईने में इब्ने बतूती की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, बिल्कुल। शुरुआत करते हैं इसके शीर्षक से ही। इब्ने बतूती सुनने में बड़ा अनोखा और आकर्षक लगता है। क्या स्रोत बताते हैं कि इसका कोई खास मतलब है, कोई सीधा कनेक्शन कहानी से? ये वाकई एक ऐसा शीर्षक है जो ध्यान खींचता है। और मजेदार बात यह है कि स्रोत साफ कहते हैं इसका कोई सीधा शाब्दिक अर्थ नहीं है। ये लेखक का गढ़ा हुआ शब्द है। हाँ, पहली नजर में ये मशहूर यात्री इब्न बतूता की याद दिलाता है जिसने दुनिया नापी थी। लेकिन यहाँ इसका इस्तेमाल एक गहरे प्रतीक के तौर पर हुआ है। प्रतीक? किस तरह का प्रतीक? ये जानना दिलचस्प होगा। स्रोत इशारा करते हैं कि ये शब्द उस अनदेखी अनकही यात्रा का प्रतीक है जो हर माँ अपने जीवन में करती है। वो यात्रा जिसके बारे में अक्सर उसके अपने बच्चों को भी पता नहीं होता। ये शीर्षक एक तरह से हमें कोंचता है, ये याद दिलाने के लिए कि जिसे हम सिर्फ माँ के रूप में जानते हैं, वो कभी अपनी उम्मीदें, अपने सपनों, अपनी खोजों के साथ एक युवा लड़की भी थी। उसकी भी अपनी एक दुनिया नापने की कहानी थी, भले ही वो दुनिया घर की चारदीवारी में हो या मन के अंदरूनी सफर की। इब्न बतूता ने दुनिया देखी, माँ ने शायद जीवन देखा, एक तरह से। वाह, ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। मतलब शीर्षक ही कहानी की आत्मा की तरफ इशारा कर रहा है। तो फिर कहानी असल में है किसके बारे में? इन अंशों के मुताबिक मुख्य पात्र राघव अवस्थी है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। ये तो काफी ऊंची उड़ान लगती है। हाँ, कहानी का एक बड़ा हिस्सा राघव के इर्द गिर्द घूमता है, जो अमेरिका में डेटा साइंस जैसे आधुनिक क्षेत्र में पढ़ाई कर रहा है। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी एकदम परफेक्ट लगती है, कामयाब, होनहार, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में। लेकिन स्रोत बताते हैं कि इस चमक दमक के पीछे एक तरह का खालीपन है, एक बेचैनी। उसका दिल और दिमाग भारत में अपनी माँ से जुड़ा हुआ है। उनके लिए गहरा प्यार तो है, पर साथ ही कुछ अनसुलझे सवाल, कुछ अधूरी बातें भी हैं। शायद तो क्या ये कहानी सिर्फ राघव के इस अंदरूनी संघर्ष और अमेरिका में उसकी जिंदगी की है, या फिर कहानी का कैनवस और बड़ा है? यही कहानी की खूबसूरती है। ये सिर्फ राघव की कहानी नहीं है। स्रोत बताते हैं कि लेखक ने बड़ी चतुराई से फ्लैशबैक तकनीक का इस्तेमाल किया है। कहानी बार बार अतीत में जाती है, हमें राघव की माँ के युवा दिनों में ले जाती है, जब वो खुद लगभग 20 साल की थी। हमें उनकी अपनी दुनिया देखने को मिलती है, उनके सपने, उनका पहला प्यार, उनके सामने आई सामाजिक या पारिवारिक चुनौतियां, उनके संघर्ष। तो ये उपन्यास एक साथ दो समय कालों, दो दुनियाओं को बुनता चलता है। यानी एक तरफ राघव के आज की हाईटेक अमेरिकन जिंदगी, हाँ, और दूसरी तरफ माँ का वो अतीत, हाँ, जो शायद किसी एल्बम के पुराने धुंधले फोटो जैसा है। बिल्कुल। और स्रोत ये भी कहते हैं कि ये उपन्यास राघव की अमेरिकन जिंदगी और उसकी भारतीय जड़ों के बीच के द्वंद्व को भी सामने लाता है। ये द्वंद्व किस तरह का है? ये कई स्तरों पर है। एक तो सांस्कृतिक द्वंद्व है अमेरिका का, खुला माहौल, करियर का दबाव, नई जीवन शैली, और भारत के पारिवारिक मूल्य, परंपराएं, माँ से भावनात्मक जुड़ाव। राघव इन दोनों के बीच संतुलन खोजने की कोशिश कर रहा है। स्रोत इशारा करते हैं कि वो शायद अमेरिका में रहकर अपनी भारतीय पहचान को, अपनी जड़ों को और गहराई से महसूस करने लगता है। फिर एक अंदरूनी द्वंद्व भी है, माँ के प्रति प्यार और जिम्मेदारी का एहसास, लेकिन साथ ही उनके अतीत से पूरी तरह अनजान होने की एक चुभन। वो उन्हें समझना चाहता है, शायद उस खालीपन को भरने के लिए जिसकी हमने बात की थी। तो ये कहानी सिर्फ माँ बेटे के रिश्ते तक सीमित नहीं रहती, ये पहचान, प्रवास और अपनी जड़ों की तलाश की कहानी भी बन जाती है। चलिए इन किरदारों पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। राघव, जो महत्वाकांक्षी है, विदेश में है, माँ से प्यार करता है लेकिन अनजान है। और माँ, जिनका नाम स्रोत में शायद जानबूझकर छुपाया गया है। राघव का किरदार आज के दौर के कई युवाओं की कहानी कहता है। वो पीढ़ी जो बेहतर अवसरों के लिए घर से दूर जाती है, दुनिया जीतना चाहती है, लेकिन दिल से अपने परिवार से जुड़ी रहती है। वो सफल होना चाहता है, माँ को खुश रखना चाहता है, पर शायद भागदौड़ में ये भूल जाता है कि माँ की अपनी भी एक जिंदगी थी उसके जन्म से पहले।
स्रोत उसे प्यार करने वाले पर कुछ हद तक अनजान बेटे के रूप में दिखाते हैं। उसकी महत्वाकांक्षा और माँ के लिए उसका लगाव दोनों ही उसके चरित्र के अहम पहलू हैं। और माँ का किरदार? स्रोत उन्हें कहानी की आत्मा कहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है? उन्हें सिर्फ एक पारंपरिक माँ की भूमिका से अलग कैसे दिखाया गया है? आत्मा कहना बिल्कुल सटीक लगता है, क्योंकि ये स्रोत बताते हैं कि ये उपन्यास माँ को सिर्फ एक भूमिका मतलब रोल में कैद नहीं करता। वो सिर्फ राघव की माँ नहीं है, वो एक पूरी इंसान है। एक ऐसी औरत जिसकी अपनी इच्छाएं थीं, जिसके अपने सपने थे जो शायद पूरे नहीं हुए, जिसका अपना एक दर्द था, जिसने शायद त्याग भी किए होंगे। सबसे अहम बात जो स्रोत उभारते हैं वो ये है कि कहानी हमें दिखाती है कि माँ भी कभी युवा थी, उसके भी दिल में अरमान थे, धड़कनें थीं। ये माँ के किरदार का मानवीकरण है। उसे सिर्फ एक रिश्ते के चश्मे से न देखकर एक व्यक्ति के रूप में देखना, यही इस किरदार को खास बनाता है, और शायद इसीलिए इसे कहानी की आत्मा कहा गया है। यहाँ एक और दिलचस्प बात स्रोत में कही गई है कि माँ बेटे का रिश्ता सिर्फ देखभाल का नहीं, बल्कि एक दूसरे की अधूरी कहानियों को पूरा करने का माध्यम है। इसे थोड़ा और समझाएंगे, ये सुनने में बहुत गहरा लग रहा है। ये वाकई एक गहरा विचार है। इसका मतलब शायद ये है कि जब राघव अपनी माँ के अतीत के पन्नों को पलटता है, उनकी कहानी के अनछुए हिस्सों को जानता है, तो वो सिर्फ अपनी माँ को बेहतर नहीं समझता, बल्कि इस प्रक्रिया में वो खुद को भी बेहतर ढंग से जान पाता है, अपनी जड़ों को, अपने वजूद को। और दूसरी तरफ माँ भी शायद बेटे के जरिए अपने अतीत को एक नई नज़र से देखती हैं, या उन बातों को साझा कर पाती हैं जो अब तक अनकही थीं। तो ये रिश्ता सिर्फ आज की देखभाल और कल की चिंता का नहीं, बल्कि अतीत की समझ और भविष्य की दिशा तय करने वाला बन जाता है। एक पीढ़ी की कहानी दूसरी पीढ़ी को समझकर ही पूरी होती है। शायद यही अधूरी कहानियों को पूरा करने का मतलब है। अच्छा, और क्या कहानी सिर्फ इन्हीं दो किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है? स्रोत अन्य किरदारों के बारे में भी कुछ बताते हैं? हाँ, कहानी का दायरा सिर्फ माँ और बेटे तक ही सीमित नहीं है। स्रोत इशारा करते हैं कि और भी कई किरदार हैं जो कहानी को पढ़ते और विश्वसनीयता देते हैं। राघव के दोस्त हैं अमेरिका में, जो शायद उसकी कश्मकश के गवाह हैं। भारत में परिवार के दूसरे सदस्य हैं जिनका अपना नजरिया हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, शायद माँ के अतीत से जुड़े कुछ लोग, उनके दोस्त या कोई और जिनसे उनकी युवावस्था की कहानी जुड़ी हो। ये सब मिलकर कहानी के ताने बाने को और मजबूत बनाते हैं। उसे सिर्फ दो लोगों की निजी कहानी से उठाकर एक सामाजिक या पारिवारिक दायरे में ले जाते हैं। ये तो ही किरदारों की बात। अब आते हैं उन बड़े विचारों या विषयों, मतलब थीम्स पर, जिन्हें ये किताब छूती है। स्रोत बताते हैं कि इसमें कई अहम मुद्दे उठाए गए हैं। सबसे ऊपर तो माँ बेटे का वो भावनात्मक रिश्ता है ही, जो कहानी का केंद्र है। लेकिन इसके अलावा पारिवारिक रिश्तों की जटिलताएं भी हैं। वो अनकही बातें, उम्मीदें, शिकायतें जो अक्सर परिवारों में होती हैं। फिर एक बड़ा मुद्दा है माइग्रेशन का, यानी बच्चों का पढ़ाई या काम के लिए विदेश जाना। स्रोत बताते हैं कि उपन्यास इस पहलू को छूता है कि कैसे ये दूरियां रिश्तों पर असर डालती हैं, कैसे माँ बाप अकेले रह जाते हैं और बच्चे परदेश में अपनी जड़ों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। और वो संस्कृति के टकराव वाली बात भी थी, अमेरिका बनाम भारत। हाँ, वो भी है। राघव के नजरिए से ये दिखाया गया है, दो अलग संस्कृतियों के बीच जीना, उनके मूल्यों को समझना, अपनी पहचान बनाए रखना, ये आज के ग्लोबल दौर में बहुत से युवाओं का अनुभव है ना? इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण थीम है, अनकही भावनाएं। परिवारों में, खासकर भारतीय परिवारों में, बहुत कुछ महसूस किया जाता है पर कहा नहीं जाता। प्यार, चिंता, नाराजगी, त्याग, ये सब अक्सर खामोशी में लिपटे होते हैं। लगता है ये उपन्यास उन खामोशियों को आवाज देने की कोशिश करता है। स्रोत में यात्रा को भी एक मुख्य थीम बताया गया था। क्या इसका मतलब सिर्फ राघव का अमेरिका जाना है या कुछ और भी? नहीं, सिर्फ वो नहीं। ये यात्रा कई स्तरों पर है। एक तो है भौगोलिक यात्रा, भारत से अमेरिका, जो राघव करता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है जीवन की आंतरिक यात्रा, माँ की यात्रा, उनकी जवानी के सपनों से लेकर आज की परिपक्वता तक। राघव की यात्रा अपनी पहचान को समझने की, अपनी माँ को जानने की, शायद खुद को माफ करने या समझने की। और फिर वो प्रतीकात्मक यात्रा, जिसका जिक्र शीर्षक इब्ने बतूती में है, जीवन की वो अनदेखी खोज, वो अनुभव जो हमें बनाते हैं। तो यात्रा यहाँ सिर्फ किलोमीटरों में नहीं, बल्कि भावनाओं, रिश्तों और समय में तय की गई दूरी भी है। समझ गई। अब बात करते हैं लेखक दिव्य प्रकाश दुबे की। स्रोत बताते हैं कि ये उनकी 5वीं प्रमुख किताब है और बेस्ट सेलर भी रही है।
उनकी पिछली किताबें अक्टूबर जंक्शन और मुसाफिर कैफे भी काफी पसंद की गई थीं। उनकी लेखन शैली के बारे में स्रोत क्या कहते हैं? क्या है जो पाठकों को, खासकर युवाओं को, इतना जोड़ता है? देखिए, स्रोतों के अनुसार उनकी सबसे बड़ी खासियत है उनकी भाषा। एकदम सरल, सहज, आज की बोलचाल वाली हिंदी। उसमें भारी भरकम साहित्यिक शब्द या बोझिल वाक्य नहीं होते। ऐसा लगता है जैसे कोई दोस्त आपसे बात कर रहा हो। यही वजह है कि युवा पाठक उनकी किताबों से आसानी से जुड़ जाते हैं। वो किरदारों में, उनकी बातों में, उनकी भावनाओं में खुद को देख पाते हैं। इब्ने बतूते का बेस्टसेलर होना शायद इसी सहजता और भावनात्मक जुड़ाव का नतीजा है। उनकी शैली कहानी को सीधे पाठक के दिल में उतार देती है। और पाठकों की प्रतिक्रिया का भी जिक्र है। कई लोगों ने इसे आंखें नम करने वाली कहानी बताया है। ये भावनात्मक असर क्यों होता है? स्रोत कुछ इशारा करते हैं इस बारे में? हाँ, बिल्कुल। जब पाठक कहते हैं कि कहानी ने उनकी आंखें नम कर दी, तो इसका मतलब है कि कहानी ने उनके अंदर किसी गहरे तार को छेड़ा है। स्रोत इशारा करते हैं कि ये असर खासकर माँ-बेटे के रिश्ते के चित्रण से आता है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिससे लगभग हर कोई जुड़ा होता है और इसमें भावनाओं की कई परतें होती हैं। प्यार, चिंता, शिकायत, आभार, अपराध बोध वगैरह वगैरह। लगता है लेखक ने इन भावनाओं को बड़ी ईमानदारी और संवेदनशीलता से पकड़ा है। माँ का त्याग, बेटे की अनजाने में की गई अनदेखी और फिर उसे समझने की कोशिश, ये सब मिलकर एक गहरा भावनात्मक अनुभव रचते हैं जो पाठकों को छू जाता है। कुछ और रोचक बातें जो इन स्रोतों से सामने आती हैं, हमने शीर्षक इब्ने बतूती के प्रतीकवाद पर बात की, जो माँ की अनदेखी यात्रा से जुड़ा है। हाँ, वो तो केंद्रीय विचार है ही। इसके अलावा ये जानना भी दिलचस्प है कि किताब 2020 में प्रकाशित हुई और बहुत तेजी से लोकप्रिय हो गई। स्रोत ये भी संकेत देते हैं कि लेखक ने इसे लिखते समय अपने निजी अनुभवों और आसपास के समाज के अवलोकन का इस्तेमाल किया है। अक्सर जब कहानियों में सच्चाई का अंश होता है, लेखक के अपने देखे, सुने या भोगे हुए यथार्थ की झलक होती है, तो वो ज़्यादा प्रामाणिक और असरदार लगती हैं। पाठक उस सच्चाई से जुड़ पाते हैं। अच्छा, एक व्यावहारिक सुझाव भी है स्रोत में कि अगर कोई दिव्य प्रकाश दुबे की किताबें जमा कर रहा है या पढ़ना चाहता है, तो इब्ने बतूता को अक्टूबर जंक्शन और मुसाफिर कैफे के बाद पढ़ना एक अच्छा क्रम हो सकता है। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या ये किताबों की कहानी या थीम से जुड़ा है? ये दिलचस्प नुक्ता है। हो सकता है ये लेखक के लेखन के विकास को समझने के लिहाज से कहा गया हो, कि कैसे उनकी शैली या विषयों में समय के साथ बदलाव आया है, या शायद इन किताबों में कोई विषयगत जुड़ाव हो, जैसे रिश्तों या यात्राओं को लेकर लेखक की सोच कैसे विकसित हुई। बिना सारी किताबें पढ़े कहना मुश्किल है, लेकिन ये उन पाठकों के लिए एक गाइड की तरह हो सकता है जो लेखक के काम को गहराई से समझना चाहते हैं। हर किताब लेखक की यात्रा का एक पड़ाव होती है और उन्हें एक खास क्रम में पढ़ने से कभी-कभी एक बड़ी तस्वीर उभरती है। तो इन सभी बातों को समेटते हुए ऐसा लगता है कि इब्ने बतूती महज एक और पारिवारिक कहानी नहीं है। ये उससे कहीं आगे जाती है। ये हमें अपने सबसे करीबी रिश्तों को, खासकर अपने माता पिता को, एक अलग नजरिए से देखने की दावत देती है। बिल्कुल सही कहा। ये उपन्यास एक आईना दिखाता है जिसमें हम शायद अपनी माँ या पिता को सिर्फ उनकी भूमिकाओं में नहीं बल्कि एक व्यक्ति के तौर पर देख पाते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसका अपना एक अतीत था, अपनी लड़ाइयाँ थीं, अपने अधूरे सपने थे, अपनी खुशियाँ और गम थे। वो सब कुछ जो हमारे जीवन में आने से पहले उनकी जिंदगी का हिस्सा था। उनकी अपनी एक इब्ने बतूती थी जिसके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं। सही बात। ये हमें शायद ज्यादा संवेदनशील और समझदार बनाता है। अपने परिवार के सदस्यों की अनकही कहानियों के प्रति हमें और उत्सुक बनाता है। और शायद इसी सोच के साथ हम अपने सुनने वालों को छोड़ सकते हैं। एक सवाल जो ये स्रोत हमारे मन में छोड़ जाते हैं, हम कितनी गहराई से अपने माता पिता या अपने बुजुर्गों की उन यात्राओं के बारे में जानते हैं जो उन्होंने हमारे आने से पहले तय की। वो कौन सी कहानियां हैं, कौन से अनुभव हैं, कौन से सपने हैं जो उनकी बातों में कभी नहीं आते पर उनके वजूद का हिस्सा हैं। हमारे अपने परिवारों में कितनी ही इब्ने बतूता कहानियां दफन होंगी जिनके बारे में हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। शायद इस पर सोचने का वक्त है।